नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वन शॉट ब्रह्मास्त्र के अर्थशास्त्र की हमारी इस सीरीज़ में, जिसमें हम इकोनॉमिक्स को पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। हमारा सोर्स होगा परमार एसएससी का ये पीडीएफ, जिसमें सभी चीज़ों को अच्छे से समझाया गया। पूरी जितनी इकोनॉमिक्स में चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं सभी के बारे में वर्णन है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूँगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डायरेक्ट पढ़ लीजिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। सीधी भाषा में ये समझिए, मैक्रो मतलब होता है कि जब आप पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, उत्पादन, बेरोजगारी। और माइक्रो मतलब जब आप व्यष्टि का अध्ययन करते हैं, व्यक्ति का करते हैं, जैसे व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन, व्यक्तिगत उत्पाद का अध्ययन। अगली चीज़ है अर्थव्यवस्था के प्रकार। एक होती है पूंजीवादी, दूसरी होती है समाजवादी, तीसरी होती है मिश्रित, मतलब दोनों का मिक्स। एक लाइन में ये समझिए कि पूंजीवादी मतलब अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। समाजवादी मतलब रूस की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था। समाजवाद मतलब ये होता है कि जब राज्य की ज़्यादा भूमिका होती है, यहाँ राज्य की भूमिका ज़्यादा होती है, और पूंजीवाद में व्यक्ति की भूमिका ज़्यादा होती है, व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है। जैसे पंचवर्षीय जो योजना हम लेके आए थे वो जनरली समाजवाद पे आधारित थी, और पूंजीवाद में जनरली आपका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लेकिन समाजवाद में उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। ठीक, समाजवाद में सरकार की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, पूंजीवाद में सरकार की कम भूमिका होती है। आय का वितरण समाजवाद में समानता की बात होती है, पूंजीवाद में स्वतंत्रता की बात होती है। और मिश्रित मतलब होता है जहाँ पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था को अपनाया जाता है, वो कहलाती मिश्रित। जो भारत में व्यक्तिगत सार्वजनिक दोनों है, लाभ और समाज कल्याण दोनों है, राज्य की मिश्रित भूमिका है, और स्वतंत्रता समानता दोनों पे जब हम जोर देते हैं। अगर अब आप अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करें तो एक है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब होता है ऐसे क्षेत्र जो सीधे तौर पर पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, जैसे आपका कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, पशुपालन हो गया, खनन हो गया। और इसमें जो व्यक्ति संलग्न रहते हैं उनके जॉब को बोलते हैं रेड कॉलर जॉब। ठीक, तो सीधी सीधी चीज़ है जो प्रकृति मतलब खेती हो गया, मछली पालन, पशुपालन, खनन, ये प्रकृति से जुड़े हैं, तो ये प्राथमिक कहलाएंगे। अगर द्वितीयक बोलेंगे तो वो क्षेत्र जो प्राकृतिक क्षेत्र के या प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को अपने गतिविधियों में कच्चे माल की तरह यूज़ करते हैं। जैसे वहाँ से लोहा निकला तो इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, और इसमें काम करने वालों को बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। मतलब ये समझिए सीधा सीधा उद्योग वाले, निर्माण, विनिर्माण। तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, इनकी बात होती है, और ये जो जॉब है इसको बोलते हैं वाइट कॉलर जॉब। फिर है चतुर्थक क्षेत्र, ये सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, इनसे जुड़ा होता है, इसको नॉलेज सेक्टर बोलते हैं। एक और पढ़ते हैं कहीं कहीं केंद्रीय क्षेत्र, इसमें क्या है कि राजनीतिक, वरिष्ठ व्यापारिक, कार्यकारी, इस टाइप के लोग होते हैं जो विचारों का निर्माण करते हैं, उनकी पुनर्व्यवस्था करते हैं, व्याख्या करते हैं, इसको बोलते हैं गोल्ड कॉलर जॉब। अगर हम ऐसे बात करें तो जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है तृतीय क्षेत्र का, सबसे कम है प्राथमिक क्षेत्र का। और अगर संलग्न में देखेंगे लोग सबसे ज़्यादा किस में है, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक में है, खेती में है, और सबसे कम किस में है, तृतीयक में है। अब राष्ट्रीय आय की अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय आय की गणना जीडीपी जनरली सबसे मेन चीज़ है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है किसी भी देश की सीमा के भीतर किसी भी एक समय अवधि में, सामान्यतः एक साल में, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। कई टर्म है, एक है देश की सीमा के अंदर, दूसरा है समय अवधि, तीसरा है अंतिम वस्तु और सेवा का, और चौथा है मौद्रिक मूल्य। भारत में वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगली चीज़ है जीएनपी। जीएनपी मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। यह है देश के निवासी द्वारा एक वर्ष में जो वस्तु और सेवा उत्पादित करते हैं। अगर मैं आपको अच्छी भाषा में समझाऊं तो देखिए, जैसे ये हमारा भारत है, यहाँ दो लोग हैं, एक ए है जो भारतीय है, बी है जो अंग्रेज है, और ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सी है जो भारतीय है, डी है जो अंग्रेज है। तो अगर आपको जीडीपी काउंट करना है तो आप भारत की सीमा के अंदर देखेंगे, मतलब आपकी जीडीपी होगी A+B। लेकिन अगर आपको जीएनपी काउंट करना है तो वो भारत के निवासी के द्वारा, मतलब ये अंग्रेज यहाँ से हट जाएगा और ये भारतीय ऐड हो जाएगा, मतलब आपकी जीएनपी होगी A+C। तो ये बेसिक अंतर है उनके बीच।
मतलब जीएनपी बराबर क्या होता है, जीडीपी प्लस विदेश से जो शुद्ध कारक आय आपको मिलती है। शुद्ध कारक आय मतलब होता है कि जितना आपको, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, अब ये अंग्रेज यहाँ से, जैसे ये भारतीय यहाँ से 100 रुपये कमा रहा है और ये अंग्रेज भारत से 50 रुपये कमा रहा है, तो शुद्ध कारक आय कितनी हुई हमारी, 100 माइनस 50। मतलब हमारे यहाँ 100 रुपये आ रहा है और 50 वापस जा रहा है, तो हमको मिला कितना, 100 माइनस 50 मतलब 50 रुपये। तो ये 50 रुपये आपके जीडीपी में जुड़ जाएगा, वही कहलाएगी जीएनपी। और इसका उल्टा भी हो सकता है, उल्टा ये हो सकता है कि ये विदेशी मान लीजिए 200 कमा रहा है अंग्रेज और भारतीय 100 कमा रहा है, शुद्ध कारक आय -100 हो जाएगी, क्योंकि हमारे देश में 100 रुपये आ रहा है लेकिन जा 200 रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर एक होता है नेट, जहाँ पे भी नेट लग गया, नेट मतलब होता है कि आपको मूल्य ह्रास को हटा देना है, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे एनडीपी है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, मतलब जी से अगर आपको एन लाना है तो डिप्रिसिएशन आपको घटाना है। एनएनपी है तो जीएनपी में आपको मूल्य ह्रास घटा देना है, तो ये ध्यान रखिएगा। मतलब अगर एक लाइन में समझें तो अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट लाना है तो आपको क्या करना है, डोमेस्टिक में जो फैक्टर इनकम है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, वो जोड़ देना है। आपको अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट लाना है या नेट नेशनल प्रोडक्ट लाना है, कोई भी चीज़ नेट कितना हुआ तो मूल्य ह्रास को घटा देना है। जीडीपी की जो संकल्पना है साइमन कुजनेट ने 1934 में दी। एक आधार वर्ष की संकल्पना होती है और एक होती है कि अभी जो नॉमिनल जीडीपी है, ठीक। तो आधार वर्ष मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 2012 आपका आधार वर्ष है। अब बिस्किट मान लीजिए आप 1000 बिस्किट हैं, जैसे 1000 बिस्किट अगर अपन ऐसे सामान्य भाषा में समझें कि मान लीजिए 2012 में बिस्किट का रेट था 5 रुपये और अभी 2025 में बिस्किट का रेट है 10 रुपये, तो और आप केवल 100 बिस्किट दोनों समय प्रोड्यूस हुए, तो यहाँ पे 500 गुणित 100 और यहाँ 10 गुणित 100, तो यहाँ आपकी जीडीपी आती 500 रुपये 2012 में और 2025 में आ जाती है 1000 रुपये। जबकि बिस्किट तो दोनों जगह 100 ही प्रोड्यूस हुए, केवल रेट बढ़ा इसलिए जीडीपी बढ़ गई। इसीलिए हम आधार वर्ष की संकल्पना लाते हैं कि भाई रेट सेम रहेगा, 2025 में भी आपको 5 रुपये से ही कैलकुलेट करना है, जिससे ये पता लगता है कि सही में बिस्किट बढ़ा है कि केवल रेट बढ़ा है, ये आप समझ पाते हैं। एक मौद्रिक भ्रम की अवधारणा है जिसको इरविंग फिशर ने दिया। एक अवस्थी कारक है, मतलब इसका मतलब होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन वास्तविक जीडीपी गुणित 100। इसमें हम देखते हैं कितनी महंगाई बढ़ी, क्या बढ़ी। फिर जीडीपी गणना करने की विधि है, एक तो मूल्य या उत्पादन वर्धित विधि, मतलब कितना उत्पादन बढ़ा, वैल्यू ऐड हुई। जैसे आप समझें, आप गेहूँ उगाए, गेहूँ मान लीजिए 30 रुपये किलो है, अब उससे आप आटा बनाए वो 50 रुपये किलो हुआ, आटा से ब्रेड बनाए वो 80 रुपये किलो हुआ, तो ये मूल्य यहाँ पे 20 रुपये बढ़ा, यहाँ 30 रुपये बढ़ा, तो इसको काउंट करते हैं। दूसरी कहलाती आय विधि। आय विधि मतलब होता है कितना आपको टोटल इनकम मिली, ठीक। तीसरा होता है व्यय विधि, इसमें होता है कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये आपके व्यय विधि का सूत्र है। व्यक्तिगत आय मतलब होता है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। क्रय शक्ति क्षमता मतलब होता है किसी दो देश में वस्तु और सेवा की कीमत में मौजूदा अंतर, कहलाता है क्रय शक्ति क्षमता, पीपीपी कहलाता है। और भारत जीडीपी में 5वें रैंक में है और पीपीपी में 3रे रैंक में, आपको ये पता रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को एक थाली खाना खाना है, तो भारत में अगर उसको 100 रुपये खर्च करना पड़ रहा है और अमेरिका में $2 खर्च करना पड़ रहा है, तो ये माना जाता है कि $2 बराबर 100 रुपये होता है, वस्तु खरीद के देखा जाता है। फिर व्यक्तिगत आय क्या कहलाती है, किसी व्यक्ति की मजदूरी, निवेश या अन्य उपक्रमों से होने वाली आय आपकी व्यक्तिगत आय होती है। निजी आय नेशनल इनकम प्लस आय अर्जित लेकिन जो प्राप्त नहीं, आय प्राप्त लेकिन अर्जित नहीं, ये निजी आय है, ठीक। अगर हम प्रयोज्य व्यक्तिगत आय की बात करें, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो इसका मतलब होता है जो आपकी आय है माइनस जो आपसे कर ले लेते हैं, उससे आपका फिर कर हटा के फिर जो आपकी आय बची वो आपकी प्रयोज्य वाली हो जाएगी।
तो ये एक वीडियो हम लोग का जीडीपी और बाकी चीज़ों का, अभी मैं बस जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, इसलिए आपको हो सकता है लगे कि भैया इतना जल्दी क्यों बता रहे। फिर अगली चीज़ है आपकी, दो चीज़ें होती हैं, एक राजस्व होता है और एक पूंजी होती है। इससे ऊपर ऊपर से सवाल पूछ सकता है क्योंकि मेंस में आता है। ऐसा समझिए कि जो आपका राजस्व बजट है उसमें राजस्व प्राप्ति होती है और राजस्व व्यय होता है। पूंजीगत बजट में पूंजी प्राप्ति होती है और पूंजी व्यय होता है। अब राजस्व व्यय मतलब क्या होता है, बस एक लाइन में समझिए। राजस्व व्यय ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमेशा होती हैं और इससे ना तो आपकी संपत्ति बढ़ती है ना तो आपकी कोई लाइबिलिटी घटती है। जैसे मान लीजिए आप किसी को वेतन देते हैं, अब आपको वो हमेशा देना है और उससे सरकार का कोई एसेट नहीं बन रहा है ना, कोई संपत्ति नहीं बन रही। आपको किसी का लोन चुकाना है, वो हमेशा आप देते जा रहे हैं, उससे कुछ मिल नहीं रहा है आपको, ये कहलाता है राजस्व। पूंजीगत मतलब ये कभी कभी करते हैं, इससे आपकी संपत्ति बनती है। जैसे सरकार मान लीजिए बांध बना दी, अब सरकार की एक संपत्ति बन गई। सरकार कोई समझ लीजिए कोई रोड बना दी, अब वो सरकार की संपत्ति है, इससे कोई पूंजी बनी, तो ये कहलाता है पूंजीगत। राजस्व मतलब उससे कोई फायदा नहीं होता। जैसे वेतन है, ये राजस्व है, लेकिन किसी को लोन दिए तो उसको वो आपको चुकाएगा ना वापस ब्याज के साथ, तो वो पूंजी हो गई आपकी। ठीक, ब्याज आप चुका रहे किसी चीज़ का, तो ब्याज चुकाने से कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो वो राजस्व कहलाएगा। आप ग्रांट दे दिए, वो राजस्व कहलाएगा। मतलब राजस्व, वेतन, पेंशन, सब्सिडी, ये पूछ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। बजट तैयार करने का काम है आर्थिक मामलों के विभाग में और बजट प्रस्तुत करने का काम है वित्त मंत्री का। 1921 में एक एकवर्ष समिति थी जिसने सामान्य बजट और रेलवे बजट को अलग अलग कर दिया था। 2016 में विवेक ओबेरॉय समिति आई जिसने सामान्य और रेलवे बजट को एक साथ कर दिया। पहला बजट भारत में आर.के. षणमुखम चिट्टी ने लाया, दूसरा बजट जॉन मथाई ने लाया और सबसे ज़्यादा बजट प्रस्तुत करता है मोरारजी देसाई 10 बार। ठीक, ये अलग अलग प्रकार के घाटे हैं। जैसे राजस्व घाटा मतलब राजस्व खर्च माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटा मतलब होता है सरकार के टोटल लोन, जितने भी हम ऋण लेते हैं वो सब आपके राजकोषीय घाटे। प्राथमिक घाटा मतलब है आपका जितना भी लोन है माइनस ब्याज। ब्याज इसलिए घटा देते हैं कि भाई ये लोन तो पिछली सरकार ली रहती है, तो उसको हम क्यों माने अपना घाटा, तो ब्याज घटा देते हैं। और प्रभावी राजस्व घाटा मतलब राजस्व घाटा माइनस पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए जो अनुदान दिए। अब भाई सरकार अनुदान दी तो ज़रूरी तो नहीं ना कि सब वेतन में खर्च कर दें, कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिससे आप बांध बनाओगे, सड़क बनाओगे, तो उसको घटा देते हैं, तो वो प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब आप सीधे सरकार को भुगतान करते हो, अप्रत्यक्ष सीधे नहीं करते। ऐसा समझिए कि अप्रत्यक्ष वो है, जैसे आप साबुन लिए, अब साबुन में कर रहता है, आप पेन खरीदे उसमें कर रहता है, ये अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब आपसे सीधा इनकम टैक्स सरकार ले ली, तो वो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। प्रत्यक्ष में आपके ऊपर कर लगेगा, मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आपसे सीधा सरकार लेगी, लेकिन अप्रत्यक्ष सरकार तो उस कंपनी से ले रही है और कंपनी आपसे वसूल रही, तो ये अप्रत्यक्ष होता है। ठीक, फिर एक जीएसटी है अप्रत्यक्ष में ही। 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 से लागू हुई है। असम पहला राज्य था। जीएसटी काउंसिल अनुच्छेद 279A में है। इसमें 33 सदस्य हैं, 2 केंद्र से और 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से। अध्यक्ष इसका होता है वित्त मंत्री। सरचार्ज मतलब होता है अगर टैक्स पे टैक्स लगा तो वो कहलाता है सरचार्ज। एक होता है सेस। सेस वो होता है किसी निश्चित उद्देश्य के लिए, जैसे अभी स्वच्छ भारत सेस लगा है, मतलब स्वच्छ भारत के लिए सरकार वसूल रही, वो कहलाता है निश्चित उद्देश्य के लिए, वो कहलाता है सेस। एक होता है पिगोवियन कर, किसी भी सामान के लेन देन पर लगाया जाने वाला कर जो नकारात्मक बाहरी कारक का सृजन करता है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो ये कर लगेगा। फिर एक है सेबी संस्था, आप इसका नाम सुने होंगे, 12 अप्रैल 1988, और माधवी पुरी बुच ये महिला अध्यक्ष हैं पहली, इसलिए इनका नाम ध्यान रखना, अभी फरवरी में रिटायर होने वाली हैं और हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये नाम पूछ सकता है। ठीक, FRBM एक्ट कब आया, तो 2003 में आया, ये बस ईयर पूछेगा। मांग आपूर्ति इतना बहुत नहीं पूछेगा, एक लाइन में ये समझ लो कि मांग क्या होता है। जैसे टमाटर का रेट 100 होता है तो हम 1 किलो खरीदते हैं, 50 होता है तो फिर 4-5 किलो खरीदते हैं, अभी 10 रुपये आया तो हम 7-8 किलो खरीदते हैं। मतलब किसी का भी कीमत कम होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, सीधी सी बात है। आपूर्ति क्या होती है, कीमत जैसे जैसे बढ़ती तो आपूर्ति भी बढ़ती। जैसे मान लीजिए ये विक्रेता की तरफ से है,
अब आपके पास बहुत सारी चीज़ें, आपके पास गेहूँ है, अब उसकी कीमत अगर 20 रुपये रहेगी तो आप कम बेचोगे, अगर उसकी कीमत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप ज़्यादा बेचोगे। तो ये धनात्मक संबंध होता है, और जहाँ पे ये दोनों टकराते हैं वही कहलाता है प्राइस। दो प्रकार के गुड होते हैं जिसमें यह नियम नहीं चलता। एक है गिफेन गुड, जो गैर लग्जरी गुड होते हैं, जैसे नमक हो गया, इसको मतलब नहीं है ना, नमक तो खरीदना ही पड़ेगा। और एक वेबलेन गुड, जैसे लग्जरी वस्तु, जैसे आईफोन है, आरडी है, इसका रेट ज़्यादा रहेगा तभी लोग खरीदते हैं। तो फिर मांग की लोच, ये सब आपके एग्ज़ाम में जनरली नहीं आता, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। बाजार के प्रकार हैं, एक एकाधिकार बाजार है, एक अल्पाधिकार बाजार है। एकाधिकार मतलब जिसमें केवल एक ही विक्रेता रहता है, जैसे भारतीय रेलवे। अल्पाधिकार मतलब कम संख्या में होते हैं, जैसे आपका टेलीकॉम है जिसमें जियो, एयरटेल, ये सब हैं। उसके बाद फिर एकाधिकार प्रतियोगिता मतलब बहुत विक्रेता होते हैं, बहुत सारे खरीदार होते हैं, जैसे टूथपेस्ट, कपड़े। और एक पूर्ण प्रतियोगिता, बहुत विक्रेता बहुत खरीदार, जैसे कृषि के उत्पाद, फ्री एंट्री एग्जिट होता है। ये अलग अलग बाजार है जो हमको पता रहना चाहिए। उसके बाद फिर मुद्रास्फीति आता है, और मुद्रास्फीति मतलब होता है कि वस्तु और सेवा की कीमत में होने वाली सामान्य बढ़ोतरी, मतलब अगर रेट बढ़ रहा है तो वो मुद्रास्फीति। एरविन फिशर हैं जो मौद्रिक भ्रम की बात किए हैं। मुद्रास्फीति अगर होगी तो किसको फ़ायदा होगा, जैसे आप ऋण दिए 10,000 रुपये का, उधार लेने वाला 10,000 रुपये लिया, तो जो लेने वाला है उधार उसको ज़्यादा फ़ायदा होता है मुद्रास्फीति से। ये दो कारण से होते हैं, एक मांग के कारण, एक लागत के कारण। अगर किसी चीज़ की मांग बढ़ गई तो मुद्रास्फीति होती है, या किसी चीज़ की लागत बढ़ गई तो मुद्रास्फीति होती है। दो इंडेक्स होते हैं, एक होलसेल, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल मतलब थोक मूल्य सूचकांक। थोक जैसे आप कहीं से भी खरीदते हैं ना, थोक सामान, थोक व्यवसायी द्वारा, तो वो थोक मूल्य वाला होता है। 11-12 इसका आधार वर्ष है, सबसे पहले 1942 में आया था, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय लेके आता है। दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका भी 11-12 और इसको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय लेके आता है। लेबर ब्यूरो ये 3 करता है, सीपीआई इंडस्ट्रियल, सीपीआई एग्रीकल्चर, सीपीआई रूरल। ठीक, ये आपको पता रहना चाहिए। फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये एक बार आया भी है पीएससी में। आधार वर्ष इसका भी 11-12 है। एनएसओ प्रकाशित करता है। ये 8 उद्योग हैं इसमें, रिफाइनरी, बिजली, इस्पात, कोयला, प्राकृतिक गैस, सीमेंट, उर्वरक और कच्चा तेल। मुद्रास्फीति के प्रकार आप देखेंगे तो सबसे पहले क्रीपिंग है, फिर वॉकिंग है, फिर रनिंग है, फिर गैलोपिंग है, फिर हाइपर है, मतलब ये बढ़ते जाती है। एक अस्फीति मतलब महंगाई दर घट रही, जैसे 10 से 8 हो गई, 8 से 7 हो गई, उससे 5 हो गई। अपस्फीति मतलब उल्टी होती है, डिफ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति माइनस में हो जाती है। फिर फिलिप वक्र क्या है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में स्थिर और विपरीत संबंध, फिलिप वक्र कहलाता है। स्टैगफ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़ती है, उसको बोलते हैं। फिर बेरोजगारी के आपके अलग अलग प्रकार हैं, जैसे संरचनात्मक है, मतलब कौशल और नौकरी की आवश्यकताओं में बेमेल, मतलब जैसे भारत में होता है वो होता है। शिक्षित है मतलब डिग्री है, उसके बाद भी बेरोजगार है। घर्षणात्मक मतलब नए जॉब की तलाश के लिए बेरोजगारी। प्रच्छन्न मतलब कृषि में, जैसे 4 की ज़रूरत है 6 लगे हैं। चक्री मतलब उसमें होता है उतार चढ़ाव में मार्केट के। और मौसमी मतलब अब कृषि में जब मौसम रहता है तो रोजगार रहता है, उसके बाद नहीं रहता, तो ये बेरोजगारी है। अगले वीडियो में जो आपका सबसे ज़रूरी टॉपिक है मनी बैंकिंग और बाकी चीज़ें, उसको हम पढ़ेंगे। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।